हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी एक परिचय। शुरू करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर वे पृथ्वी बनाते हैं ऐसे करके, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी दबी हुई है। ठीक है, एक संतरे की तरह। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे मैं लाइन करता हूँ, इसे अगर मैं मानूँ विषुवतीय रेखा, तो विषुवतीय रेखा पर पृथ्वी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है। तो जो ये व्यास है ये कितना है? 12,756 किलोमीटर। क्योंकि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी दबी हुई है, इसलिए ये व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर कम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं एक वर्ग बनाऊं जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो। जैसे ये एक वर्ग है, इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इतनी मिट्टी लूँ पृथ्वी से, तो उसका वेट कितना होगा? 5.5 ग्राम। देखिए ये एवरेज वेट है, तो इस एवरेज से कहीं कहीं पर इससे कम और कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गति करती है कैसे? पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये बनाई पृथ्वी, तो पृथ्वी गति कैसे करती है? ये है पश्चिम, ये है पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व, यानी पप्पू बोलेंगे इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। कि पृथ्वी एक पॉइंट पे होती है और उस पॉइंट पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। ठीक है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। अगर मैं पृथ्वी बनाता हूँ ऐसे करके, और ये होती है देशांतर रेखाएं, तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये हमारा हो गया डाउट नंबर 1। आगे कुछ इमेज के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और आज हम इसे बड़ी आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है। पृथ्वी के भूपर पट्टी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या है? कौन सा तत्व अवेलेबल है? ऑक्सीजन 46.8%। और अगर हम बोलें कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है? नाइट्रोजन 78%, फिर आती है 21% ऑक्सीजन। लेकिन तत्व की बात करें तो तत्व हमारे भूपर पट्टी पर कौन सा है? ऑक्सीजन 46.8%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गोला है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। एक्चुअली पृथ्वी गोला नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है? एक संतरे की तरह, यानी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा चपटा है, पिचका हुआ है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्यभूत शैल कहलाता है मैग्मा। अब मैग्मा से एक बात निकल के आती है कि मैग्मा वो द्रवभूत शैल होता है जिसमें गैसें मिली होती हैं। जब यही मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकल के आता है तो वो क्या कहलाता है? लावा। लावा और मैग्मा में ये फ़र्क होता है। ठीक है। मैग्मा में गैसें होती हैं और लावा में गैसें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, जिसे हम अपसोर कहते हैं। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है। अब इसे याद करने का आसान तरीका ये है कि पहले तो अब 3-4 पर बोलिए। 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी। अब याद हो गया डेट और मंथ। अब देखते हैं कि उपसौर क्या है? ऊ है। तो ऊ जैसा कौन दिखता है? 3। तो हो गया याद, उपसौर यानी 3 जनवरी और अपसौर क्या हो गया? 4 जुलाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। ठीक है। उपसौर को और अपसौर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एप्साइड रेखा।
आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1.81%। मतलब कि पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया हमने कि 81 मान लेते हैं, 81 है, तो इसका 1/81 यानी 81 ही क्या होगा? चंद्रमा का द्रव्यमान। 81 क्या 81 क्या बचा? 1। ठीक है, तो यानी कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 होगा तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा? 1 होगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड क्या है? अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किससे? सियाल, सीमा, नीफे। 5 बार बोलेंगे, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। और नीफे को क्या बोलते हैं? क्रोड। तो क्रोड क्या होता है? जो पृथ्वी के एकदम गर्भ में है, क्रोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड है। ठीक है, क्रोड बना किससे? अब ये वाली बात भी है, याद करने वाली बात है, बहुत आता है। तो क्रोड किससे बनता है? नीफे। नीफे क्या हो गया? NIFE, नीफे। ऐसी सियाल किससे बनता है? SIAL, सियाल। और सीमा किससे बनता है? SIMA। तो नीफे, नीफे है ना। नीफे से क्या होता है? निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। ठीक, यानी लोहा। फेरस से क्या बोलते हैं? लोहा। ऐसी सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऐसे सीमा से क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो याद करने का तरीका है। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे, 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 सियाल, सीमा, नीफे। इसको ऐसा कर लेंगे। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी। आपको पता होगा कि पृथ्वी के जो अंदर है वो वहाँ पे क्या है? लावा है कि मैग्मा है? मैग्मा है। वहाँ पे गैसें भी होती हैं। ठीक है, तो मैग्मा गर्म होता है। अगर ज्वालामुखी ना हो और वो गर्म मैग्मा बाहर ना निकले तो क्या होगा? पृथ्वी फट जाएगी। जैसे कि कुकर, कुकर का सुरक्षा वाल्व किसे बोलते हैं? सीटी होती है उसके ऊपर, है ना। तो ऐसे ही मान सकते हैं कि पृथ्वी की सीटी क्या है? ज्वालामुखी है, जो उसे फटने से रोकती है या बचाती है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फेयर। इसको हम आगे एक इमेज है उसके माध्यम से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर फिलहाल के लिए याद रखना है आपको कि बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है क्या? एस्थेनोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, जो कि होता है उत्तरी गोलार्ध का, तथा 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी इमेज यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं। ये अगर ये मैंने बनाया है यहाँ पे पृथ्वी, और ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने स्थान पर। ये भी जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, तो क्या होता है, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जो सूरज होता है, सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ सकती हैं, इसके बाहर कभी नहीं पड़ती सूरज की सीधी किरणें। ऐसे ही लास्ट टू लास्ट दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा के आगे कभी नहीं पड़ सकती। ठीक है, यहाँ पे कभी नहीं आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे पूरे में सूरज की सीधी किरणें पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अब जो समझने की बात है वो क्या है कि अब देखिए, चाहे यहाँ से ले लो, जो यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो सूरज यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आता है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, जाता एक्चुअली में क्या होता है, सूरज नहीं जाता है, एक्चुअली में जाती है पृथ्वी है। लेकिन बोलते क्या हैं, सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो इसलिए बोलते हैं सूरज आता जाता है। एक्चुअली में पृथ्वी जो होती है वो आती जाती है, और पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से सूरज की सीधी किरणें कभी पड़ती हैं मकर रेखा पर, कभी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, और जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, और जब पड़ती है मकर रेखा पर उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, तो जो सूरज है वो एक बार यहाँ पर आता है और एक बार यहाँ पर आता है। तो जब सूरज यहाँ पर आएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और यही दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दिन ये कौन सा दिन होता है, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। और ये वाला दिन जब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी तो होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर तो सूरज है
वो एक बार ही आया है यहाँ पर, यहाँ भी एक बार आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सूरज यहाँ से पहले गया है, फिर लौट के वापस भी तो आया है, यहाँ पर सूरज आएगा 2 बार। तो यहाँ पे ऐसी 2 तारीखें होती हैं जब जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का और पूर्वी गोलार्ध का बराबर दिन होता है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे, देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का। अब 21 जून अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा उत्तरी गोलार्ध का, है ना, क्योंकि 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, और 21 जून होगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, है ना। ये वो तारीख, ये वो डेटें हैं, तारीखें हैं जब सूरज यहाँ से जाकर यहाँ वापस आता है। तो ये 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना, 2 दिन हमें मिलेंगे ऐसे, जिस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का दिन बराबर होंगे। तो वो होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, 23-21, ठीक है, 23-21। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूरज, ठीक है, और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। तो सॉरी, पृथ्वी बड़ी होती है, सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। तो पृथ्वी जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी चांद की तरफ जाने नहीं देगी, तो क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और ऐसे ही सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूरज एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? चांद आ जाए। तो वो भी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देगा, तो क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण उसको लगता है जिसको हम देख नहीं पाते। अब भाई चंद्रमा का तो अपना सूर्य प्रकाश है नहीं, तो इसलिए जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। और जब सूरज का प्रकाश हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा तो अब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखता है? 57%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा साथ साथ घूमते हैं, है ना, चंद्रमा भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूमती है। बस एक सूरज ऐसा है जो एक जगह पर स्थिर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितने % दिखता है? 57%। ठीक है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है कौन सी विधि से? यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। ठीक है, अश्व अक्षांश संबंधित है 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से। उत्तर में भी 30 से लेकर 40 डिग्री तक अक्षांश रेखा होती है, और दक्षिण में भी दक्षिण में भी 30 से लेकर 40 डिग्री तक अक्षांश रेखा होती है। तो इस एरिए, जो इसके बीच का एरिया होता है ना, इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। 30 से लेकर 40 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। ठीक है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 तरह की होते हैं। तड़ी झंझा होती है, ठीक है, एक दहाड़ता 60 होता है। तो वो सब हम तब पढ़ेंगे जब डिटेल से मैं क्लास को कवर करूँगा। फिलहाल के लिए ये प्रैक्टिस सेट है, तो सिर्फ इसके लिए इतनी बातें बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 181 और 360। ठीक है, अक्षांश रेखा 181 है और देशांतर रेखाएं 360 हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। और ऐसे ही 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोन। ठीक है, जोन बोलते हैं, जोन। अब हम पढ़ते हैं, अपने डाउट थे जो पहला ये रहा, वहाँ पे कहता है बाह्य भित्ति, है ना, तो ये है आउटर कोर। तो बाह्य भित्ति के ऊपर होता है हमारा, है ना, यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर देखा था हमने पीछे, ये रहा एस्थेनोस्फेयर। कहाँ होता है? पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्थैनोस्फेयर। ठीक है, तो स्थैनोस्फेयर का ये समझेंगे इस वाली से। स्थैनोस्फेयर कहाँ होता है? यहाँ, इसे बोलते हैं स्थैनोस्फेयर। ठीक है, स्थैनोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली बात है समझने की कि बहुत से लोग जानते हैं कि पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, लेकिन एक्चुअली में वो, उनके मन में डाउट हमेशा ये बना रहता है कि अब भाई कोई गोला है, अब गोला झुका कैसे है, ये कैसे समझे, है ना। किसी गोले को अगर हम गिरा भी देते हैं वो तो गोला ही है। तो हम यहाँ पे समझेंगे इसी बात को। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मैंने बनाया एक गोला और ये डंडा देखा होगा आपने, ये क्यों होता है आज हम इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जो पृथ्वी करती है घूर्णन, सुना होगा घूर्णन, वो गति कैसे करती है? वो करती है इस दिशा में, जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, इसकी दिशा में।
ठीक है, ये इस तरह से घूमती है पृथ्वी। और ये तो है घूर्णन की गति। अब जो पृथ्वी करती है परिक्रमण वो करती है एस इस गति में, ठीक है। तो घूर्णन की गति और परिक्रमण की गति में क्या अंतर है? इतना अंतर है बस, ये अंतर है, जो ये अंतर है, जो ये अंतर है यही अंतर ही है 23.5 डिग्री का, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। और बहुत लोग इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि 23.5 डिग्री झुकी है तो झुकी कैसे है, तो इसका आंसर आपको आज मिल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सियाल, सीमा, नीफे। सबसे ऊपर की परत कौन सी होती है? सियाल, फिर सीमा और नीफे। और जहाँ हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।